गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पेटेंट्स के 2 चैप्टर हो गए। थर्ड चैप्टर आपका है कॉपीराइट। कॉपीराइट के कंटेंट्स में पहला इसका एम है नेसेसिटी ऑफ कॉपीराइट, सब्जेक्ट मैटर, देन उसके बाद इसके एक्ट्स है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। यानी कि लेखक, कलाकार, वास्तुकार, चित्रकार, नाटककार, गायक और ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले जितने भी सिनेमेटोग्राफिक जो फिल्म होती हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो उत्पादक हैं, उनको अपने क्षेत्र में क्रिएशन की सुरक्षा से संबंधित दिए जाने वाले जो विधिवत अधिकार हैं वो कॉपीराइट कहलाते हैं। मेन एम्स एंड नेसेसिटी ऑफ कॉपीराइट। पहला है क्रिएटिविटी को सुरक्षा देना, जिसके कारण सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट होता है और क्रिएटिविटी में भी इंक्रीमेंट होता है और एक नया कुछ क्रिएट करने की, सृजन करने की भावना उत्पन्न होती है। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट संरक्षण की विषय सामग्री जिसको संरक्षण प्रदान किया जाता है वो इन किन एरियाज में जो हमने ऊपर पढ़े थे, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, फिलोसफिक, जितने भी हमारे ओरिजिनल क्रिएशन होती है उस केस में हमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलता है। और इस कार्य में प्रदर्शित जो विचार हैं, यानी कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, उनको जिस रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं उस रूप का, उस लेखक का जो मूल बौद्धिक है उसका सृजन हम करते हैं कॉपीराइट में। सिनेमेटोग्राफिक और साउंड रिकॉर्डिंग में भी कॉपीराइट की जो संरक्षण की विषय सामग्री है उनसे पहले मौलिक शब्द नहीं लगाया जाता क्योंकि ये डेरिवेटिव कार्य है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मौलिक कार्य हैं उनको संरक्षण के अधिकार जो हैं वो है, जैसे पहला है साहित्यिक कार्य में जो स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, देन उसके बाद उपन्यास है, हमारे ड्रामा है, ये सब। देन आर्टिस्टिक में आ जाते हैं द्विविमा, ड्राइंग, पेंटिंग, त्रिविमा, वास्तुकलात्मक आदि कार्य। देन है मानचित्र यानी कि मैप, वो भी हमारा कॉपीराइट में आता है। फोटोग्राफी से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड। उसके बाद हमारा हो गया म्यूजिक, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो साहित्यिक और कलात्मक शब्दों का जो प्रयोग है इसमें व्यापक रूप में किया गया है। जैसे खाना बनाने की विधि की पुस्तक भी साहित्य कार्य में सम्मिलित है, क्योंकि खाना बनाना क्या है, ये भी हम हर इसमें अगर थोड़ा भी हम चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक नई विधि बन जाएगी, एक नया मेथड बन जाएगा जो कि कॉपीराइट के अंडर में आएगा। कॉपीराइट या मौलिक कलात्मक, साहित्यिक, ड्रामेटिक जितने भी सतह संगीत है वो कार्य में निहित होता है। तो कार्य के मौलिक होने के लिए आवश्यक क्या है कि वह किसी की कॉपी ना हो, प्रतिलिपि ना हो, और जो भी उसमें डिपिक्टेड आइडियाज और नॉवल और ओरिजिनल है वो क्या हो, चाहे वो ओरिजिनल हो या ना हो, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। वो ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि वो कॉपीड होना चाहिए, कॉपीड होना नहीं होना चाहिए वो। तो जो ओरिजिनेशन है लेखक से होनी चाहिए, और इसमें जो लेखक ने अपनी स्किल्स या जो मेहनत लगाई है वो पहले किसी भी अन्य व्यक्ति के ज्ञान से साझा ना किया गया हो सकता है कि उसने वो चीज़ पहले किसी को बताई है, लेकिन अगर वो उसके खुद के अपने व्यूज हैं, अपनी उसकी एक इंटेलेक्चुअल बात है जो उसने उस बुक में लिखी है, तो उसको हम कॉपीराइट प्रोवाइड करेंगे। इसमें कुछ आपके ऐसे इन्फ्रीजमेंट के बारे में बताया गया है जिसमें अगर गैर कानूनी रूप से अगर विचारों या सूचनाओं का उपयोग हो रहा है तो वो उल्लंघन माना जाएगा। हमारा 1957 में कॉपीराइट एक्ट आया था जो कि
जैन 1958 से लागू हुआ और उसके बाद उसमें कई संशोधन यानी कि कई फेरबदल किए गए, और जो लेटेस्ट जो हमारा फेरबदल करके जो संशोधित होकर जो हमारा कॉपीराइट एक्ट बना है वो है 2012 में। और जिसमें जो कॉपीराइट लेने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इजी किया गया। डिजिटल जो भी टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इसमें इंक्लूड किया गया। और जो लाइसेंस हमें मिलते हैं उनमें भी कई संशोधन किए गए। और ये जो एक्ट है ये कार्यों पर लागू होता है। और तो सबसे पहले भारत में जो पहले प्रकाशित या पब्लिश हो चुके हैं वो लेखक की नागरिकता है वो मायने नहीं रखती। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर भारत में प्रकाशित किया कोई अपना, और अगर वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, तो क्या होगा, उसको कॉपीराइट एक्ट फिर भी संरक्षण प्रदान कराएगा, ये हो जानते हुए भी कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। अब है ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट। ओनरशिप यानी कि जो ओनर है उसको अपनी ओनरशिप है वो कैसे मिलेगी, तो किसी कार्य का लेखक ही उस कार्य का प्रथम स्वामी माना जाता है। और यदि लेखक किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अधीन एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कार्य को पूरा करता है तो वह एम्प्लॉयर ही उस कार्य का प्रथम स्वामी माना जाएगा, और इसके विपरीत कोई अगर एग्रीमेंट ना हो तो। क्योंकि अगर पहले से वो कहीं किसी के नॉलेज में है तो वो, और उसने अगर कॉपीराइट करा रखा है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। सरकारी कार्यों में कॉपीराइट का प्रथम स्वामी सरकार होती है जब तक इसके विपरीत कोई समझौता पहले से न किया गया हो। पब्लिक अंडरटेकिंग के अधीन या उसके आदेशों के अनुसार प्रकाशित या किए गए कार्यों में कॉपीराइट का प्रथम जो स्वामी होगा वो क्या होगा, उसकी अंडरटेकिंग होगी, और जब तक इसके विपरीत पहले से कोई समझौता ना हो। देन है डेफिनेशन ऑफ ऑथर। ये है एक्ट से रिलेटेड, इसमें कुछ रूल्स हैं, यानी कि अगर किसी साहित्य या ड्रामेटिक कार्य को क्रिएट करने वाला व्यक्ति जो है उसे ही लेखक माना जाएगा। सेकंड, साहित्यिक, ड्रामेटिक, गायन या कला से संबंधित ऐसे कार्य में जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया हो, क्रिएट कराने वाला व्यक्ति ही लेखक होगा। देन कंपोजर है वो भी लेखक माना जाएगा। साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफ में निर्माता प्रोड्यूसर वो लेखक होगा। फोटोग्राफी में फोटोग्राफर जो होगा वो लेखक होगा। इंडिया में जो कॉपीराइट की हिस्ट्री है वो शुरू होती है 1914 से। कॉपीराइट एक्ट 1914 क्या बताता है, इसमें मेन बातें कही गई कि लेखक के जो मूल कार्य से संबंधित विचारों की जो अभिव्यक्ति होगी वो उसको संरक्षण दिया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय, लेखक की मृत्यु के 25 वर्ष तक के बाद तक थी। तो क्रिमिनल ऑफिस जो होगा वो भी उस टाइम नहीं था, लेकिन वो अपराध माना जाता था। कॉपीराइट 1957 एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के अधीन कॉपीराइट कार्यालय तथा बोर्ड की स्थापना हुई। इसमें क्या हुआ, जो 25 एज थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50 एज, और बाद में 60 ईयर्स कर दिया गया। और स्वामित्व के असाइनमेंट, कॉपीराइट के लाइसेंस, उल्लंघन की परिभाषा, यानी कि अगर किस किस केस में जो है वो इन्फ्रिंजमेंट या उल्लंघन माना जाएगा। और लेखकों के विशेष अधिकार जैसे विषयों को भी विस्तार पूर्वक सम्मिलित किया गया, यानी कि जो लेखक है उन्होंने किन किन सब्जेक्ट्स में अपना कॉपीराइट प्रोवाइड किया है, सॉरी कॉपीराइट उन्हें मिला है, उससे रिलेटेड जितने भी उसका एरिया जो कवर्ड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक वो भी इंक्लूड किया जाएगा। देन 1983 में इस संशोधन हुआ था। पहला था जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य है उनके संस्करण की जो प्रतिलिपि उत्पन्न करने के लिए कंपल्सरी लाइसेंस जारी होना, और दूसरा है लेखक की मृत्यु या अज्ञात होने के कारण उसके
जो अप्रकाशित कार्य है उसको प्रकाशित करने के संबंध में किसी व्यक्ति को अनुमति देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राइटर है और उसकी मृत्यु हो जाती है या वो कहीं अज्ञात यानी कि वो कहीं गायब हो जाता है, और लेकिन अगर उसका कार्य जो कि पेंडिंग है वो प्रकाशित नहीं हुआ है, तो उसके संबंध में क्या है, किसी व्यक्ति को हम अनुमति देके वो हम क्या करा सकते हैं, प्रकाशित करा सकते हैं। तो ये संशोधन में इंक्लूडेड किया गया 1983 में। 1984 में पायरेसी संबंधित जो अपराध है उनको सख्ती से सजा देना था, यानी कि विचारों की चोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राइटर है, उसने दूसरे इंसान को अपने विचार, अपनी एक्सप्रेशंस जो है वो बताए और उसने उन्हीं विचारों को प्रकाशित करके खुद ऑनरशिप ले ली, तो वो पायरेसी मानी जाएगी। और कुछ नई तकनीक जैसे वीडियो, फिल्म या कंप्यूटर आदि की डेफिनेशंस को भी इंक्लूड किया गया 1984 के संशोधन में। 1994 के संशोधन में ट्रिप्स समझौते के बाद कई नई जो टेक्निक्स थी उनको ध्यान में रखते हुए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कॉपीराइट को प्रोवाइड कराने में, उनको दूर किया गया। देन कॉपीराइट सोसाइटी पर एक नया अध्याय जोड़ा गया और असाइनर और असाइनी दोनों के हितों में लेखक द्वारा कॉपीराइट का असाइनमेंट हुआ। 1999 में ट्रिप्स के अनुसार परफॉर्मर का संरक्षण काल जो है 25 से 50 वर्ष हुआ और केंद्र सरकार को संरक्षण से संबंधित अधिकार दिए गए। 2012 में जो संशोधन किया गया उसमें कॉपीराइट त्यागने, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कंपलसरी लाइसेंस, लेखकों के मॉरल राइट्स, फोटोग्राफ के कॉपीराइट से संबंधित नियमों में परिवर्तन हुआ। सेकंड है जो WCT और WPPT के नियमों का जो पालन है वो भी 2012 के संशोधन में संज्ञान में लिया गया। देन हमारा आता है टर्म्स रिलेटेड टू कॉपीराइट। इसमें दो टर्म्स हैं, ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन। ट्रांसलेशन दिए गए जो मूल का लेखक है उस लेखन का जो कार्य है उसके रूप के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में व्यक्त करना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में कोई लेखन का कार्य हुआ है तो उसको दूसरी लैंग्वेज में भी बदलना या ट्रांसलेट करना। देन है एडेप्टेशन, जो भी दिया हुआ कार्य है उसको एक रूप से संशोधित रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि जो ओरिजिनल जो हमारी राइटिंग है उसको मॉडिफाई करके एक दूसरी स्टोरी बनाना, वो होता है एडेप्टेशन। और ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन दोनों ही कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए क्या है, अधिकृत है। देन है मोरल राइट्स। बर्ने कन्वेंशन के अनुसार, जो बर्ने में कन्वेंशन हुआ था उसमें लेखकों को सदस्य देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो अधिकार हैं वो कौन से हैं। एक तो है लेखक द्वारा अपने कार्य का लेखक होने के कहलाए जाने का अधिकार, यानी कि जो भी उसने लिखा है, प्रकाशित किया है, उसके लिए उसको लेखक होने का अधिकार मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति लेखक के कार्य में ऐसा परिवर्तन, संशोधन, तोड़ मरोड़ या अन्य कोई कार्य करता है जो लेखक के मान या प्रसिद्धि के विरुद्ध हो, यानी कि उसके सेंटिमेंट्स के अगर खिलाफ है, तो लेखक द्वारा जो है उसका विरोध करने का उसको अधिकार मिलेगा। मॉरल राइट्स लेखक के अधीन तभी रह जाते हैं जब वह अपने कार्य के आर्थिक अधिकार भी किसी को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि अगर कोई लेखक है वो अपना जो वर्क है, जो अपना राइटिंग है, वो अगर उसका जो इकोनॉमिक राइट है वो भी अगर किसी को ट्रांसफर कर देता है तो उसके बाद भी उसके पास मॉरल राइट्स बचेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से स्पेशल राइट्स कहलाते हैं। और इन राइट्स का यूज कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक जो राइट्स हैं वो किसी को ट्रांसफर कर चुका हो। देन है पायरेसी। ये ज़्यादातर कॉपीराइट के मामले में देखी जाती है। कॉपीराइट जो प्राप्त सामग्री का व्यापारिक उद्देश्य, यानी कि जो उसका कमर्शियल एम है वो अनाधिकृत क्या है, नकल करना, यानी कि हमें उस चीज़ पे अधिकार नहीं है फिर भी हम उसकी कॉपी कर रहे हैं और नकल की गई जो सामग्री उसका हम कमर्शियल यूज करना ही पायरेसी कहलाता है। उसके बाद है नेचर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन।
पहला आता है कि इसकी जो कालिक परिसीमा यानी कि कितना इसका टाइम पीरियड कितना है। संरक्षण स्थायी न होकर एक निश्चित समय काल के लिए होता है, जो लेखक की मृत्यु के पश्चात भी कुछ निश्चित समय तक रहता है। यानी कि यहाँ पे जो संरक्षण मिल रहा है, जो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, वो परमानेंट नहीं है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है। और उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद जो भी कार्य है, संबंधित जो कार्य है, लेखन कार्य है, वो उस पे किसका अधिकार हो जाता है? जनता का। और कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के इस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। ज्योग्राफिकल, पहला हमारा था पीरियोडिकल, दूसरा है ज्योग्राफिकल। किसी देश के लेखक को किसी एक देश में किए गए उन्हीं कार्यों के लिए संरक्षण अधिकार दिए जाएंगे जिनकी व्यवस्था उस देश में किए गए उस प्रकार के कार्य के लिए मान्य है। दूसरे देश में किए गए उस प्रकार के संरक्षण के लिए उस पर दूसरे देश के कानून नियम लागू होंगे। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने किसी पर्टिकुलर, वो उस देश का सिटीजन नहीं है, लेकिन उसने उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर अपना लेखन जो है वो प्रकाशित किया है, तो उसे जो संरक्षण अधिकार जो दिए जाएंगे वो उसे अपने सिटीजन, जिस देश का वो सिटीजन है उसके बेस पे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जिस देश में वो प्रकाशन कर रहा है या वो प्रकाशित कर चुका है उसी कंट्री के जो संविधान है, जो एक्ट है, उसके तहत उसे संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगा। देन हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ पायरेसी, यानी कि अगर हम किसी के कार्य की अगर नकल करते हैं, उसे अगर हम कमर्शियल यूज के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, तो क्या क्या प्रभाव होंगे। पहला होगा ऑन कंज्यूमर एंड क्रिएटर, जो उस चीज को बना रहा है, पैदा कर रहा है, और कंज्यूमर जिसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। तो पायरेसी के कारण जो उपभोक्ता है उनको कुछ समय काल के लिए सस्ती सामग्री उपलब्ध हो जाती है, परंतु थोड़ा समय बीतने पर सामग्री की जो गुणवत्ता है वो निम्न प्रकार की हो जाती है तथा लेखन आदि को मिलने वाला परिश्रम भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, जो फायदा जो मिल रहा था कंज्यूमर को वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो क्योंकि जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जो लेखक है उसको जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा था वो भी लेस हो जाएगा। और इससे क्या इफेक्ट होगा, जो रचना करने वाला जो यानी कि जो क्रिएटर है उसका विभिन्न साधनों में समय, कौशल, परिश्रम और साधनों का किसी कार्य में निवेश करने का जो इंसेंटिव है वो भी कम हो जाएगा। देन है ऑन प्रमोटर्स, पायरेसी के कारण प्राप्त धन पर टैक्स भी नहीं दिया जाता, जिससे सरकार को हानि होती है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम को लीगल वे में करेंगे तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर हम उसको इलीगल वे में कर रहे हैं तो उसमें टैक्स जो है वो नहीं भरा जाता, जिससे सरकारी जो खजाना होता है उसमें कमी आती है। देन हमारा आता है एरियाज अंडर विच कॉपीराइट इज ग्रांटेड, यानी कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके अंडर में हमें कॉपीराइट मिलता है। पहला कॉपीराइट जो है वो साहित्य, कला, विज्ञान, गायन, ड्रामा से संबंधित जो भी ओरिजिनल वर्क है उसमें दिया जाता है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अब ओरिजिनल शब्द का आइडिया जो है वो मौलिक होने से नहीं है, बल्कि उसके विचारों से है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। अब पायरेसी, वो भी हमने पढ़ा था कि ओरिजिनल वर्क है उसका अगर हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसके हम कॉपी बना रहे हैं, जो कि कॉपीज क्या है, ओरिजिनल नहीं है, तो या फिर अगर कोई ऐसा मेथड है हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट संरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि विचारों को संरक्षण प्राप्त होगा। आर्टिस्टिक वर्क में कौन कौन से फील्ड होते हैं, जैसे स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, या कोई चित्रण है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, कोई मैप है, या फिर नक्काशी की गई है दीवारें, या खुदाई की गई है जिसमें हमें पुराने
साहित्य के बारे में पता चलता है। इंग्रेविंग है, जो कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पे उत्कीर्णन करते हैं। देन है फोटोग्राफ, चाहे उसमें आर्टिस्टिक गुण विद्यमान हो या ना हो, वो भी संरक्षण के अधीन होगी। देन आर्किटेक्ट जो वर्क होता है वो भी। उसके बाद आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? कलात्मक कार्य में आते हैं। म्यूजिकल में हमारे कौन कौन से हैं? वो डायग्रामेटिक नोटेशन हो सकती है, या फिर कोई स्टेज पे दिया गया परफॉर्मेंस हो सकता है। इसमें लिखा जाना इतना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जो इसमें गाया गया या गायन के द्वारा संपन्न जो परफॉर्मेंस है, उसको हम कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त कराते हैं। देन है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, यह किसी भी मीडियम पर ऐसे वर्क को दर्शाता है जो कि उस प्रोसेस से पैदा हुआ हो या उत्पन्न हुआ हो, जिससे किसी भी प्रकार की मूवी यानी कि चलता फिरता जो प्रतिबिंब है वो हमें प्रोड्यूस मिल सकता है। साउंड रिकॉर्डिंग, इसका अर्थ है ध्वनि रिकॉर्ड करना जिसमें ध्वनियाँ उत्पन्न हो सके, चाहे किसी भी प्रकार के मीडियम पर रिकॉर्डिंग किया गया हो, या फिर उसकी जो विधि है उसके द्वारा ध्वनि पैदा की गई हो। अब इसमें एग्जाम्पल आज हम दे सकते हैं सीडी रोम तथा फोनोग्राफिक साउंड रिकॉर्डिंग। जैसे सीडी रोम और सीडी रैम जो हमारे कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं वो साउंड रिकॉर्डिंग में आते हैं। उसके बाद है वर्क्स नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स, यानी कि ऐसे कार्य जो हम कॉपीराइट्स के अधिकृत नहीं होंगे के लिए, कॉपीराइट्स के लिए अधिकृत नहीं होंगे। तो उसमें आ सकता है हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये सारी किस में आएगी? ये सारी कॉपीराइट के बाहर होगी। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या है कॉपीराइट एक्ट के? पहला, सुरक्षा और प्रोत्साहन मिलना। दूसरा, इंस्पिरेशन। थर्ड है हमारा नेशनल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि जो हम अपनी कंट्री में रह के जो हम यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का साहित्य, यहाँ की कला को उजागर करते हैं, तो उससे जो हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति की जो विरासत है उसमें वृद्धि करते हैं। तो ये हमारे एक देश के लिए ये फायदा है कि हम पूरे वर्ल्ड में एक अलग संस्कृति के से जाने जाते हैं। देन फोर्थ है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होना, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और हेरिटेज, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसमें सहायक होना। देन है कॉपीराइट प्राप्तकर्ता के अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ जनता के हितों के बीच क्या होता है? बैलेंस बनता है। इससे बैलेंस बना यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इमर्जिंग राइटर है, अगर उसको पहले से किसी राइटर की कहानी या उसके लेखन से उसे प्रेरणा मिल रही है, तो उससे क्या होगा? जो नॉर्मल हमारी पब्लिक है, जो कंज्यूमर है, उसमें क्या हो जाएगा? उनके बीच में एक बैलेंस बनेगा और उन्हें भी फर्दर प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी कोई नई रचना का प्रोड्यूस करें। देन है राइट्स अवेलेबल टू द राइट होल्डर बाय कॉपीराइट। कॉपीराइट के से जो राइट होल्डर है, यानी कि जो ओनर है, उनको कौन कौन से राइट अवेलेबल होंगे, कौन कौन से अधिकार से मिलेंगे? पहला है अपने कार्य की नकल करके अनेक प्रतियां बनाना और उनको विक्रय करना, यानी कि अगर हमने ओरिजिनल बुक लिखी है तो उसको हम उसकी कई कॉपी बना के उसको हम कमर्शियली बेच सकते हैं। दूसरा, ऐसा कार्य करना जो मौलिक कार्य के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि जो हमारी खुद की इंटेलेक्चुअल पावर से जो काम प्रोड्यूस हुआ हो। थर्ड, अपने कार्य अथवा कृति का आयात या निर्यात करना, मतलब हम उसे इन बिटवीन कंट्रीज भी जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वर्क का खुले रूप में पब्लिकली उसका प्रदर्शन करना। देन रेडियो अथवा वीडियो द्वारा इन अधिकारों का प्रदर्शन करना या संचार करना, अपने कार्य का अनुवाद, ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन करना, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ जैसे एलएलबी के लिए आईपीआर विषय की पुस्तक, या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो हम आपके सिलेबस की जो बुक होती है
वो उसका क्या करना, रूप बदलना, यानी कि उसमें कुछ चीजें ऐड करना जो कि आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए क्या हो, लाभदायी हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के कार्यों को कॉपीराइट देने की जो सुरक्षा के लिए जो भी नेसेसिटी कंडीशन होती है वो।